हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सीसीएस लीव रूल की शुरुआत करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें अपने पूरे सर्विस में लीव वगैरह लेने ही पड़ते हैं, तो उससे रिगार्डिंग अगर हम सारी प्रोविजंस को जानेंगे तो हमें आसानी होगी। तो लीव रूल की शुरुआत करते हैं। सीसीएस लीव रूल 1972। सीसीएल लीव रूल 1972 1 जनवरी 1972 से लागू किया गया था। ठीक है। और ये किसके ऊपर लागू होता है? तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो किसी भी सिविल सर्विस या पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है, तो उसके ऊपर सीसीएल लीव रूल लागू होता है। ठीक है। मेन इसमें देखना है कि किसके के पे लागू नहीं होता है। अक्सर सवाल यहीं से आते हैं कि किसके किसके पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला, रेलवे के एम्प्लॉय पे सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता है, उनका अपना रूल है। ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय पे लीव रूल लागू नहीं होता है, उनका अपना रूल है। जो भी हमारे कैजुअल या डेली रेटेड एम्प्लॉय होते हैं, जिनको डेली वर्क के आधार पे पेमेंट दिया जाता है, उनको नहीं सीसीएस लीव रूल उनके ऊपर लागू नहीं होता है। जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जो वर्क्समैन काम करते हैं, उनके ऊपर भी सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता है। इसी के साथ साथ किसी वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई एम्प्लॉय है, तो उसके ऊपर भी सीसीएस लीव रूल लागू नहीं होता है। अगला ये है कि कोई भी पर्सन है, अगर पेड फ्रॉम कंटिजेंसी है, उसका जो पेमेंट है वो कंटिजेंसी से पेमेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी लागू नहीं होता है। पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, ये जो है कंटिजेंसी जो फंड होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात नहीं होती है। ये जब हम जीएफआर और डीएफपीआर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल बात होगी। होता क्या है कि हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ मिसलेनियस वर्क होते हैं। जैसे माली का वर्क होता है, सफाई करने वाले का वर्क होता है, कोई वो दाढ़ी बनाने वाला होता है, पॉलिश करने वाला, ये कुछ डिपार्टमेंट में ये सब चीजें चलती है। तो उनका जो पेमेंट होता है वो कंटिजेंसी फंड से किया जाता है। यहाँ पे जो कंटिजेंसी का जो मतलब होता है, वो एक तरीके से मिसलेनियस टाइप का होता है। मिसलेनियस टाइप के वो वर्क करते हैं, कोई कपड़ा धुलने वाला होता है, कोई खाना बनाने वाला होता है। ये तो नॉर्मली ये हायर ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल देने के लिए या उनको हॉस्पिटलिटी देने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसे पर्सन को जो पेमेंट किया जाता है वो कंटिजेंसी फंड से किया जाता है पेमेंट। और ऐसे जो पर्सन है, उनके ऊपर लीव रूल या कोई भी रूल लागू नहीं होता है। केवल एक रूल, जब हम पेंशन रूल पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है, अगर उसको कंटिजेंसी फंड से पेमेंट हो रहा था और वो बाद में रेगुलरली अपॉइंट हो गया, ठीक है, तो जितने दिनों तक उसने कंटिजेंसी फंड से पेमेंट लिया था, उस सर्विस का आधा सर्विस उसके पेंशन के लिए काउंट किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल पूछता है और ये चीज हम पढ़ेंगे जब हम पेंशन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिजेंसी से पेमेंट वालों के ऊपर भी पेंशन रूल लागू नहीं होता है। अगला है, कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे अगर अपॉइंट किया गया, एक्सेप्ट कि ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है कि इनके ऊपर लागू होगा लीव रूल। ठीक है, क्योंकि हम आगे जब लीव रूल पढ़ेंगे तो वहीं पे हमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफिसर्स के बारे में लीव रूल की क्या गाइडलाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी अलग है, वो हम देखेंगे। हमारे जो फॉरेन में डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें जो हम वहां पे कई सारे स्टाफ लोकली रिक्रूट करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी जो है लीव रूल का प्रोविजन लागू नहीं होता है। ठीक है। अगली बात है
कि अगर कोई भी ऐसे ऑफिसर हैं जिनका अपॉइंटमेंट है और उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, तो उनके ऊपर भी लीव रूल लागू नहीं होगा। ये स्पेशल प्रोविजन नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए बनाए जाते हैं। जैसे यूपीएससी के मेंबर चेयरमैन, उनको लीव मिलती हमारी ही तरह है, लेकिन उनका मेंबर रेगुलेशन एक्ट बना होता है, उसी मेंबर रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको लीव मिलती है। सारे प्रोविजन लीव रूल के ही होते हैं, लेकिन वो सीसीएस लीव रूल्स के से गवर्न नहीं होते, बल्कि मेंबर रेगुलेशन एक्ट से गवर्न होते हैं। उन्हें भी हमारी तरह 15 ईएल 10 एचपीएल ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन रूल अलग होता है जिससे वो गवर्न होते हैं। ठीक इसी तरह स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, सीबीसी है, सीआईसी है, ये सारी संस्थाएं भी, इन संस्थाओं के जो हेड होते हैं, जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी जो पोस्ट होती है, वो स्पेशल प्रोविजन से गवर्न होते हैं। ठीक है। एक चीज और, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो लीव के पर्पज से फंडामेंटल रूल या सिविल सर्विस रेगुलेशन से गवर्न होते हैं। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो फॉर लीव पर्पज फंडामेंटल रूल और सिविल सर्विस रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, तो उनके ऊपर भी लीव रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। और एक आखिरी कैटेगरी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय टेम्परेली सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया है डेपुटेशन वगैरह पे, तो इस स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे भी लीव रूल के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपने लीव रूल होते हैं। वो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए अपने ही रूल से गवर्न होगा। लेकिन अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट हो गया, तो वो इसी सीसीएस लीव रूल से गवर्न होने लगता है। ठीक है। तो ये सारे प्रोविजन है जिसमें कि लीव रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। कुछ और कैटेगरी है छोटे छोटे, वो हम देख लेते हैं कि उनके ऊपर लीव रूल के प्रोविजन का क्या असर पड़ता है। ठीक है। सबसे पहला है जो नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन के एम्प्लॉय होते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके ऊपर लीव रूल लागू होता है। अगला है कोई भी ऑनरेरी वर्कर अगर अपॉइंट हुआ है। हमने कंडक्ट रूल में ऑनरेरी वर्कर के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा था कि उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में 1 रुपए की टोकन सैलरी का प्रोविजन रखा जाएगा, ताकि वो गवर्नमेंट के सारे रूल से गवर्न होने लगे। तो ऑनरेरी वर्कर भी लीव रूल से गवर्न होते हैं। ठीक है। ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम आते हैं एडहॉक एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, ये एडहॉक एम्प्लॉय 3-4 टर्म यहाँ पे आएंगे, उनको हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। एडहॉक एम्प्लॉय, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट एंड परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। इनके बीच का थोड़ा थोड़ा फर्क जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से लोग होते हैं। ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है कि अगर कोई टेम्परेरी या लीव वैकेंसी है, और दूसरी कोई होती है रेगुलर वैकेंसी जिसको बोलते हैं, या परमानेंट वैकेंसी भी इसको बोलते हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि ये जो रेगुलर या परमानेंट जो वैकेंसी होती है, ये परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट होती है। वो जो पोस्ट होता है जिसके अगेंस्ट वैकेंसी है, वो पोस्ट ही परमानेंट है। ठीक है। ये, लेकिन ये जो टेम्परेरी या लीव वैकेंसी होती है, ये जो है एक तरीके से टेम्परेरी मतलब कि वो पोस्ट है। अभी इस तरह की कोई रेगुलर या परमानेंट पोस्ट क्रिएट नहीं की गई।
जैसे हम लोगों का अपॉइंटमेंट हमेशा रेगुलर वैकेंसी या परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। हम एएसओ के रूप में ज्वाइन किए तो एएसओ एक परमानेंट पोस्ट है और उस पे मान लीजिए कि डीओपीटी ने अगर 100 एएसओ की पोस्ट अगर उसके पास होगी, इसमें से अगर 50 फील्ड होगा तो इसमें से 50 वैकेंट है, तो यही 50 वैकेंसी एसएससी को नोटिफाई की जाती है जिसके अगेंस्ट हमारा अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा अपॉइंटमेंट एक्चुअल में रेगुलर या परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है? ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो किसी पोस्ट को सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा हो। सब्सटेंटिव पोस्ट वो पोस्ट होती है जिस पे हम कंफर्म होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी पोस्ट को सब्सटेंटिवली होल्ड कर रहा, जैसे हम एएसओ की पोस्ट पे ज्वाइन किए और उसी पोस्ट पे कंफर्म हुए तो हमारा सब्सटेंटिव पोस्ट जो है वो एएसओ की पोस्ट है, या कोई प्रोविजनली सब्सटेंटिव पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, जैसे हम एएसओ के रूप में 2 साल तक प्रोबेशन पे थे तो हमारा जो सब्सटेंटिव पोस्ट एएसओ था वो प्रोविजनली था सब्जेक्ट टू द आवर कंफर्मेशन, ठीक है। तो जो हम प्रोबेशनर के रूप में काम किए वो भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, बस होता क्या है कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन प्रोबेशन होते हैं, वो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम शुरू में ज्वाइन किए और जो है प्रोबेशन पे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, हम तब भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, क्योंकि प्रोविजनल सब्सटेंटिव पोस्ट होल्ड करने वाले भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। प्रोबेशनर के ऊपर सारे रूल एज इट इज लागू होते हैं, बस उनके टर्मिनेशन का रूल जो है वो थोड़ा सा अलग है जो कि टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्विस के रूल से लिया गया है, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी होती है ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो किसी पोस्ट पे लीएन होल्ड करता हो, लीएन भी हमें कंफर्म होने के बाद ही मिलता है, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं जो कि हमसे रिलेट करता है, ठीक है। अब हमें मेन देखना है कि ये जो है एडहॉक एम्प्लॉय, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय या टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से लोग होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या हो गया, पोस्ट भी परमानेंट है और जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट हुआ ये दोनों ही परमानेंट है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सुपरएनुएशन की पोस्ट तक सर्विस देगा और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है, ये एबोलिश होने वाली नहीं है। लेकिन जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो ऐसी पोस्ट पे तो अपॉइंट होते हैं जो परमानेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। वो एक फिक्स टेन्योर के लिए, फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें, ये फर्क है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। अब हम देखते हैं कि ये एडहॉक एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी भी मिनिस्ट्री की कोई जो वैकेंसी है वो जो है वो शॉर्ट टर्म वैकेंसी, ठीक है। कोई भी टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी है, ठीक है। टेम्परेरी वैकेंसी माने मान लीजिए कि वहां पे उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी की एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे वो बंदा काम कर रहा है, ये अंडर सेक्रेटरी लॉन्ग लीव पे अगर चली गई, मान लीजिए मैटरनिटी लीव या कोई या की लंबी ट्रेनिंग पे किसी, तो ये पोस्ट तो हो गई खाली। अब इस पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट करने के लिए उनके पास तो कोई बंदा है नहीं, तो एक तरीके से टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी क्रिएट हो गई अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे। और अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे बहुत सारे काम होते हैं, तो मिनिस्ट्री क्या करेगी कि यूपीएससी से रिक्वेस्ट करेगी या अदर मीन्स के जरिए कहेगी कि आप किसी भी बंदे को इस टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट करिए, ठीक है। यूपीएससी अपना एग्जाम लेकर के या जैसे भी जो है टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट बंदे को अपॉइंट कर देगा, ठीक है।
तो लेकिन ये जो पर्सन अपॉइंट होगा ये एडहॉक एम्प्लॉय कहलाएगा, क्योंकि ये जिस पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट हुआ है वो टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी है। जब भी ये पर्सन वापस आएगा इस पोस्ट पे तो इस बंदे को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो एडहॉक एम्प्लॉय माने कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अगर टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट जो है कि अपॉइंट हुआ है तो उसे एडहॉक एम्प्लॉय बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तो नॉर्मल कोर्स में तो ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता है कि ये जो टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग वैकेंसी जो है वो रेगुलर होने वाली है या परमानेंट होने वाली है। अगर उन्हें प्रॉमिस नहीं किया गया उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में तो वो एडहॉक एम्प्लॉय के तौर पे ही काम करते रहेंगे 2 साल, 4 साल, 6 साल, किसी भी लिमिट तक। लेकिन एक जो दूसरी कैटेगरी होती है क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय की, इनकी थोड़ी सी अलग कहानी होती है। ये जो है यूपीएससी के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। ये जो है इसी टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट होते हैं, लेकिन जब इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है तो इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये इनको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको जिस वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया है वो वैकेंसी रेगुलर हो जाएगी और आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया। लेकिन अगर अभी 3 इयर्स उससे ज्यादा हो गया है, ये अभी कंफर्म नहीं हुए हैं अभी तक ये इसी ऑफिशिएटिंग वैकेंसी को ही होल्ड कर रहे हैं, तब ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, एडहॉक एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय में जो फर्क है वो यही है। एडहॉक एम्प्लॉय जो होता है उसको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा आपका, या ये जो वैकेंसी है ये रेगुलराइज हो जाएगी। लेकिन क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय को यूपीएससी द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ही ये बात बता दी जाती है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द ही रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा उनको अपॉइंटमेंट होने के अगर 3 साल या उससे ज्यादा का पीरियड हो गया तो 3 साल तक तो वो एडहॉक एम्प्लॉय के रूप में काम करेंगे। जैसे ही 3 साल या उससे ज्यादा का पीरियड हो जाएगा और अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अब उनको क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय बोला जाने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इनके बेनिफिट में चेंज होने लगते हैं। एडहॉक एम्प्लॉय के रूल अलग लागू होते हैं, क्वासी परमानेंट के रूल अलग लागू होते हैं, और जब ये कंफर्म हो जाएंगे तो यही क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय हमारी और आपकी तरह परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थोड़ा थोड़ा बारीक सी चेंजेज है, इनको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हमने देख लिया परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हमारे ऊपर तो सीसीएस लीव रूल ही लागू होता है। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट, इनके ऊपर टेम्परेरी सर्विस रूल लागू होता है। टेम्परेरी सर्विस रूल जो हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता है। अब हम आते हैं एडहॉक एम्प्लॉय पे। ठीक है, एडहॉक एम्प्लॉय की 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, एक एडहॉक फॉर प्योरली टेक्निकल रीजन, अगर किसी टेक्निकल वजह से वो प्योरली एडहॉक बने हुए हैं तो ऐसे में जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव रूल लागू होगा वही इनके ऊपर लागू हो जाता है। ठीक है, एडहॉक एम्प्लॉय फॉर प्योरली टेक्निकल रीजन अगर कोई है तो उसके ऊपर जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का लीव रूल लागू होगा वही उनके ऊपर लागू हो जाता है। अब जो दूसरी कैटेगरी होती है वो अदर देन टेक्निकल रीजन वाले होते हैं, अदर एडहॉक एम्प्लॉय। ठीक, इनके 2 कैटेगरी बनाई गई। अगर ये एडहॉक एम्प्लॉय हैं, इनकी अगर सर्विस है वो लेस देन 3 इयर्स की है और एक 3 इयर्स या मोर, और इसी 3 इयर्स या मोर को हम क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय भी बोलते हैं। तो क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय पे ये रूल लागू होगा। इनका प्रोविजन ये है कि अगर उनकी सर्विस 3 साल से कम की है तो उनको पर कंप्लीटेड मंथ के लिए 2.5 दिन का ईएल दिया जाता है।
पर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस, 1 महीने की वो सर्विस कर लेंगे तो उनको 2.5 दिन का ईएल दिया जाएगा। लेकिन ये जो ईएल एक्यूमुलेट हो रहा है, जब इनकी सर्विस टर्मिनेट होगी तो इनको ईएल इनकेसमेंट नहीं मिलता है, नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन इनका ईएल इनकैश नहीं होगा। जो जैसे हमारा होता है ना, ईएल हमारा एक्यूमुलेट होने लगता है जब हम रिटायर होते हैं या वीआरएस लेते हैं, तब उस केस में हमें उसका इनकैशमेंट मिलता है, लेकिन एडहॉक एम्प्लॉय को ईएल का इनकैशमेंट नहीं मिलेगा। और तीसरा, ये जो ईएल है इसको ये फुल में अवेल करेंगे, हाफ में नहीं। जैसे हम सीएल अवेल करते हैं हाफ में, तो ये ईएल को हाफ में अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर उनकी 3 साल से कम की सर्विस है तो ये प्रोविजन है। लेकिन अगर उनकी सर्विस 3 साल से ज्यादा की हो गई है तो ऐसे केस में इनके ऊपर भी टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लीव रूल है वो लागू होने लगता है। ठीक है, वो चीज। और ये कब से? फ्रॉम देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट। भले ही ये 3 साल तक एडहॉक एम्प्लॉय थे, लेकिन जैसे ही 3 साल या उससे ज्यादा का हो जाएंगे, इनके ऊपर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल लागू होने लगेगा फ्रॉम देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब उनको जो लीव वगैरह की जो क्रेडिट दी गई थी वो सब की सब रिवाइज की जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि कठिन लग रहा हो, लेकिन इसको अच्छे से थोड़ा समझ लेना जरूरी है। अगला जो टॉपिक है हमारे कुछ डिफिनीशंस के बारे में है। रूल नंबर 3 जो है वो डिफिनीशंस के बारे में बात करता है। छोटे छोटे बातें हैं वो देख लेते हैं। रूल 3 डिफिनीशंस, वैसे तो ज्यादा कुछ देखने का है नहीं। हम जैसे, एक है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जो हमें पता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये जो है लीव रूल में 2 शेड्यूल दिए गए, शेड्यूल 1 और 2। शेड्यूल 1 में ही लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में जिक्र है। इसमें एचओडी, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी चीजें लिखी गई है। और उसी में ये बात लिखी गई है कि ये अथॉरिटी जो भी है ये चाहे तो ये जो पावर है ये नीचे डेलीगेट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली आप सबने देखा होगा कि हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में हर लेवल के एम्प्लॉय की लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलग होती है। ठीक है, तो ध्यान बस इतना रखना है कि लीव रूल के शेड्यूल 1 में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी का जिक्र किया गया है। और शेड्यूल जो 2 है उसमें जो लीव रूल में हम तमाम फॉर्म भरते हैं, ईएल का फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, उसका जिक्र बोला गया है। ठीक है, ये चीज। दूसरी बात जो है वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी कहीं कहीं लिख करके आएगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या कंटिन्यूअस सर्विस, इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंटिन्यूअस सर्विस जिसमें उसका पूरा ड्यूटी पीरियड और लीव पीरियड भी काउंट होता है। लीव इंक्लूडिंग ईएल, भले ही वो बंदा ईओएल पे रहा हो, वो पीरियड भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में काउंट होता है। ठीक है, ईओएल कई पर्पजेज के लिए नॉन क्वालिफाइंग होता है। ईओएल विदाउट एमसी, इंक्रीमेंट के लिए, पेंशन के लिए, समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अगर काउंट करना है तो ईओएल को भी उसमें मिला करके काउंट किया जाता है। ठीक है, कई बार लीव रूल के तहत डिपार्टमेंट की भी परमिशन वो डिफिनेशन पूछ लेता है कि जहां जहां डिपार्टमेंट शब्द यूज हुआ है कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं। तो सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, पीएमओ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, ये सारे चीजें, और प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, और कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ये सारे डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं और इन सब के ऊपर लीव रूल जो लागू होता है। ठीक है, ये चीज। अगली एक डिफिनीशन है फॉरेन सर्विस की। फॉरेन सर्विस, ठीक है,
इसको अच्छे से समझना जरूरी है कि ये फॉरेन सर्विस क्या होता है। जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो सैलरी का जो पेमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा और किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में काम कर रहा होगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से उसका पेमेंट होता है। और अगर किसी यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा हो और किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से उसका पेमेंट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो सर्विस किस गवर्नमेंट में दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस दे रहा है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारा पेमेंट होता है, स्टेट में दे रहा है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से हमारा पेमेंट हो रहा है, और किसी यूनियन टेरिटरी में सर्विस दे रहा है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी से हमारा पेमेंट होता है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट विथ सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सैंक्शन से ही, गवर्नमेंट की परमिशन से ही ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया अपॉइंटमेंट, ठीक है, चाहे डेपुटेशन पे, चाहे गवर्नमेंट ने ही उनको ट्रांसफर कर दिया, जो भी हो गया, और उस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया जिसका जो पेमेंट है वो ना तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और ना ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से। कहने का मतलब अदर सोर्स से उसको पेमेंट किया जाता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिलती, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं मिलती, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से नहीं मिलती है, बल्कि अदर सोर्सेस से मिलती है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट क्या करते हैं, ये खुद की अपनी इनकम जनरेट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि गवर्नमेंट इनको एक बार ग्रांट दे करके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश्ड कर दी होती है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही इनकम अर्न करते हैं और उसी इनकम से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। हर साल उन्हें बजट के जरिए उनके एम्प्लॉयज की सैलरी के लिए उन्हें बार बार पैसे बजट के द्वारा एलोकेट नहीं किए जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन खुद इनकम जनरेट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट भी करते हैं। लेकिन हमारे आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्या हाल है, हर साल हमें सैलरी के रूप में बजट में प्रोविजन रखा जाता है, तब जाकर के हमें सैलरी मिलती है। तो फॉरेन सर्विस का मतलब यही होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका पेमेंट जो है न तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, ना ही किसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आ रहा है, और ना ही किसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से आ रहा है, ठीक है। अब एक और टॉपिक छोटा सा देख लेते हैं कि अगर किसी का टेम्परेरी ट्रांसफर होता है तो लीव रूल की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। टेम्परेरी ट्रांसफर, ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारा लीव रूल है ये लागू होता है, ठीक है, और इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है वो टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और वो रेलवे में अगर उसका अपॉइंटमेंट हो गया टेम्परेरली, या किसी स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया, या फॉरेन सर्विस इन इंडिया हो गया अपॉइंटमेंट, वो डेपुटेशन पे किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, ठीक है। कहने का मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर लीव रूल के प्रोविजन लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए हम और आप है और हमारा टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया, डेपुटेशन भी एक टेम्परेरी ट्रांसफर माना जाता है, वो रेलवे में चला गया या किसी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी फॉरेन सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, वो तब भी इसी लीव रूल से गवर्न होता रहेगा, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में लीव के रूल अलग हैं, लेकिन टेम्परेरी ट्रांसफर के केस में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके ऊपर सीसीएस लीव रूल लागू हो रहा था, वो टेम्परेरी ट्रांसफर के ड्यूरेशन में भी उसका अपना रूल ही उस पे लागू होता है, ठीक है। इसका रिवर्स भी यही होता है। अगर मान लीजिए कोई रेलवे का एम्प्लॉय है, कोई स्टेट का एम्प्लॉय है, या कोई फॉरेन सर्विस इन इंडिया का एम्प्लॉय है, वो अगर टेम्परेरली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है जहां पे लीव रूल अप्लीकेबल होता है,
तो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए ये एम्प्लॉय अपने ही लीव रूल से गवर्न होंगे, वो सीसीएस लीव रूल से गवर्न नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वाइस वर्सा भी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो टेम्परेरी ट्रांसफर अगर आर्मी में हो गया, आर्म फोर्सेज में, या फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है, तो ऐसे में ये सीसीएस लीव रूल से गवर्न नहीं होंगे, बल्कि उस सर्विस की जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उससे गवर्न होंगे, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, ये चीज ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है अपॉइंटमेंट किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका ट्रांसफर किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में कर दिया गया, मतलब भारत सरकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में जब वो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो लीव के पर्पज से फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होने लगेगा, सीसीएस लीव रूल से वो गवर्न नहीं होगा, ठीक है। और पुराने डिपार्टमेंट में उसने जो भी लीव एक्यूमुलेट किया गया था, पुराने डिपार्टमेंट के जरिए ही वो इनकेसमेंट उसको दे दी जाएगी, ठीक है, वही सब्जेक्ट टू 300, ये इनकेसमेंट वो पुराने डिपार्टमेंट से ही ले लेगा, और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में वो फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होगा। और मान लीजिए वो दोबारा इस इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट से इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा वापस आता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो दोबारा वापस आने के बाद वो फिर से सीसीएस लीव रूल से गवर्न होने लगेगा, और जब वो रिटायर होगा तो उसको जो लीव है उसका इनकेसमेंट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पहले जो इनकेसमेंट ले चुका है और अब जो इनकेसमेंट लेगा, ये दोनों मिला करके 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। कहने का मतलब अगर वो पहले 250 का इनकेसमेंट ले चुका है तो 50 और ले सकता है, या पहले 300 का ले चुका है तो अब उसको कोई भी इनकेसमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल जो है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। अगला एक और बात है, जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वहां पे लीव रूल एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि उनका अपना रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये जो है ये टेम्परेरी ट्रांसफर हो गए हमारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे लीव रूल लागू होता है। यहाँ पे ऐसा ही है कि लीव रूल लागू होता है, तो अगर ड्यूरिंग देयर टेम्परेरी ट्रांसफर वो अपने ही रूल से गवर्न होंगे, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो आए हैं उनका जो अपना लीव रूल है वो उसी से गवर्न होंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये कुछ दिनों के बाद अगर सब्सटेंटिवली अपॉइंट हो गए किसी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट, ठीक है, यही एम्प्लॉय कुछ दिनों के बाद अगर परमानेंट जो है कि अपॉइंट हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर हमारा जो लीव रूल है सीसीएस लीव रूल, ये प्रोविजन लागू होने लगेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट से, ठीक है, उनके इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही उनका जो है कि लीव रूल लागू होने लगेगा। और दूसरी बात, उनके जो पहले के सर्विस के जो भी लीव होंगे वो कैरी फॉरवर्ड भी होंगे, ठीक है, पहले के सर्विस के जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। और अगली बात यह है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले वो लीव अवेल करना पड़ेगा जो उसने कैरी फॉरवर्ड कराया है, और उसके बाद ही जो नए लीव रूल के हिसाब से उन्हें जो लीव मिल रही है वो उसको अवेल करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये शुरू के चैप्टर थोड़े से लीव रूल के थोड़े से हैं, उबाऊ हैं, लेकिन इनको अच्छे से समझना जरूरी, ठीक है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि समय रहते आपको नए वीडियो की सूचना भी मिल सके। थैंक यू।